अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टीकैम के लेक्चर में खुशामदीद। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है। बेसिकली पिछले लेक्चर में आपको पता है कि हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन को डिस्कस करते आ रहे हैं। क्वालिटी बाय डिज़ाइन ओवरऑल एक ऐसा इम्पैक्ट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी प्रोसेस की किसी भी प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको मेन फोकस में रखते हैं और उसके जो डिज़ाइन इश्यूज हैं या डिज़ाइन के हवाले से जो क्वालिटी है उनको आप पर्टिकुलरली कंसिडर करते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी सारी डिस्कशन लास्ट लेक्चर में की है। आज के लेक्चर में हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। उनमें से फिर आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो उसको अडॉप्ट करना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका बिजनेस नेचर या डोमेन, आपकी बिजनेस डोमेन क्या है, उसके मुताबिक आप फिजिबल सॉल्यूशन लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। जैसे आपको पता है कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स पढ़े होंगे। हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है वो बज़ाहिर देखने में लगता है जैसे एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे वाटरफॉल मॉडल है या बाकी जो मॉडल्स हैं, इनमें अगर देखें तो जो फेजेस हैं वो तकरीबन वही हैं जो बाकी मॉडल्स में हैं और उनकी तरतीब भी तकरीबन वही है और तादाद भी ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन कोई ना कोई माइनर फर्क जरूर है इनमें। इसीलिए ये डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं, एक जैसे मॉडल नहीं है। और ये मॉडल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं कि कहीं जो है वो क्लाइंट आपका रिक्वायरमेंट्स के बारे में बड़ा क्लियर है तो फिर आप फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल मॉडल की तरफ जा सकते हैं। अगर सारी रिक्वायरमेंट्स आपको शुरू में नहीं मिल रही तो फिर आप इंक्रीमेंटल मॉडल की तरफ जा सकते हैं, या आपके पास टीम का शॉर्टेज है, बंदे जो हैं वो पूरे अवेलेबल नहीं हैं, तो आप इंक्रीमेंटल मॉडल फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स या थोड़े रिसोर्सेज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी जस्ट कि डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो या डिफरेंट सॉल्यूशंस, मेथड्स, रिकमेंडेशंस अवेलेबल होती हैं। आप उनमें से कोई अपने जो सिचुएशन है, जो आपका जो रिक्वायर्ड, जो आपका जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक आप उसको सिलेक्ट करते हैं। क्वालिटी बाय डिज़ाइन के कम्युनिकेशन मॉडल जो है जनरल सा मॉडल है जिसमें 3 फेजेस हैं। 3 फेज पे मुश्तमिल ये प्रोसेस है। सबसे पहले अंडरस्टैंड वेरिएबिलिटी, कंट्रोल वेरिएबिलिटी और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये 3 चीजें हैं जी बुनियादी तौर पे। सबसे पहले अंडरस्टैंड वेरिएबिलिटी का मतलब कि वेरिएशन कहाँ पे आ रही है या आ सकती है। सबसे पहला काम वेरिएशन का मतलब कि जो चीज़ आप प्लान कर रहे हैं डिज़ाइन के अंदर और जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनमें कहीं पे कोई डिफरेंस आ रहा है। अगर है तो वो वेरिएबिलिटी है, वो वेरिएंस है, वो वेरिएशन है। वो किस लेवल की है उसको अंडरस्टैंड करना। फिर कंट्रोल वेरिएबिलिटी, उस डिफरेंस को कंट्रोल करना, क्योंकि जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन के दौरान काम हो रहा है वो आपने प्लान तो नहीं किया था, प्लान तो आपने कुछ और किया था और एग्जीक्यूशन में कुछ और हो रहा है। तो इनमें फर्क जो आ रहा है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। क्योंकि जस्ट अंडरस्टैंड करने के बाद ये नहीं कि आप उसको आगे चलने देंगे, नहीं, आप उस मसले को फौरन वहीं पे टैकल करेंगे, रोकेंगे उस प्रॉब्लम को और उसके लिए जो भी फिजिबल मेजर्स हैं वो आप उसके लिए लेंगे और उसको उसी मरहले पे ठीक करेंगे। और तीसरा स्टेप है कम्युनिकेशन मॉडल का, क्वालिटी बाय डिज़ाइन कम्युनिकेशन मॉडल का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगर आप ये काम वक्ती तौर पे करेंगे, एक दफ़ा आपने कर लिया और उसके बाद आप ज्यूम करें कि आप काम सही चल रहा होगा, आगे या चलेगा, तो ये जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये काम जो है कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। ये इंप्रूवमेंट जो है, ये इंप्रूवमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका प्रोजेक्ट 3 माह का है, 3 माह के अंदर आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है, तो आप डिसाइड कर लें कि वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जैसे भी आप फिजिबल समझें कि इतने ड्यूरेशन के बाद, टाइम स्लॉट के बाद हम एक इसका क्वालिटी रिव्यू करेंगे और उस क्वालिटी रिव्यू के अंदर ये तीनों फेजेस जो हैं इस मॉडल की वो रिपीट होंगी। आप फौरन जो प्लान है, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, उसको कंपेयर करके देखेंगे कहीं की वेरिएशन आ रही है दोनों में। अगर आ रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करेंगे और उसके बाद ये काम दोबारा फिर कुछ अरसे बाद, वीक के बाद या मंथ के बाद जो आपने डिसाइड किया उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक वो प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती।
किसी भी मरहले पे अगर आप इन चीज़ों को स्किप करना शुरू कर देंगे तो एन पॉसिबल जो टीम है वो आपकी जो गाइडलाइंस हैं, जो आपका प्लान है, उसको ओवरलुक कर जाए या उसको साइडलाइन कर जाए, तो फिर जो क्वालिटी जो आप परसीव कर रहे हैं या आपने एक प्लान की होती है वो नहीं आएगी फिर उसमें। अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट जो मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उनमें से एक हमने कम्युनिकेशन मॉडल को डिस्कस किया है कि वो कैसे काम करता है, या क्वालिटी बाय डिज़ाइन का जो काम है वो किन स्टेप से गुजर के होता है। इसके लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं। टूल्स का मतलब डिफरेंट टेक्निक्स जिनसे गुजर के आप काम करते हैं। टूल की एग्जांपल ऐसे है कि समटाइम आप किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोई मैकेनिज्म फॉलो करें। टूल का मतलब हार्डवेयर ही नहीं है, टूल का मतलब कोई भी मैकेनिज्म भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल सेमेस्टर स्टार्ट हुए हुए अगर 2 माह हो गए हैं और हम चेक करना चाहें, अभी फॉर एग्जांपल मिड नहीं आया, मिड से पहले हम चेक करना चाहें कि आपका लर्निंग लेवल क्या है, जो आपको पढ़ाया गया वो किस हद तक आपको आता है, तो फिर दरमियान में हम एक टूल यूज करते हैं जिसको हम क्विज कहते हैं या असाइनमेंट कहते हैं, ताकि इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपकी लर्निंग जो है वो किस लेवल पे जा रही है या किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपकी लर्निंग लेवल को चेक करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टूल बेसिकली क्विज है या असाइनमेंट है। इसी तरीके से और भी बहुत से जैसे मिड टर्म है या फाइनल टर्म है, ये भी बेसिकली टूल्स हैं असेसमेंट के या आपकी जो परफॉर्मेंस है या लर्निंग लेवल है उसको गेज करने के। तो जो क्वालिटी बाय डिज़ाइन का काम है, उसको मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जिनमें से 3 का जिक्र यहाँ पे है। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट DOE, रिस्क असेसमेंट, और तीसरा है प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी PAT। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको DOE या DOX की एब्रीवेटेड फॉर्म में भी लिखा या पढ़ा जाता है, इज द डिजाइन ऑफ एनी टास्क दैट एम्स टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर कंडीशन दैट आर हाइपोथेसाइज्ड टू रिफ्लेक्ट द वेरिएशन। द टर्म इज जनरली एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट्स इन विच द डिजाइन इंट्रोड्यूसेस कंडीशंस दैट डायरेक्टली इफेक्ट द वेरिएशन। ये कहानी ये है कि नॉर्मली होता है कि जो रिसर्च या समटाइम आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप पहले से ही उसका कोई रिजल्ट सोच लेते हैं, परसीव कर लेते हैं या अंदाजा लगा लेते हैं, जिसको हम हाइपोथेसाइज कहते हैं, जिसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं रिसर्च की लैंग्वेज में। आप तो कोई हाइपोथेसिस सेट कर लेते हैं कि मेरा टारगेट ये है, जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा तो उसके नतीजे में मैं ये रिजल्ट निकालूंगा या ये आउटपुट निकलेगी। ये होगा आपका हाइपोथेसिस। और जब आप वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो फिर देखते हैं कि अब जो रिजल्ट आया है वो मेरे उस हाइपोथेसिस या जो मैंने प्लान किया था, जो सोचा था, उसके मुताबिक रिजल्ट आया कि नहीं आया। अगर तो वो रिजल्ट उसके मुताबिक हो, आपके हाइपोथेसिस के मुताबिक, तो फिर आप कहते हैं जी मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हो गया है, वो सक्सेसफुल है। और अगर उसमें वेरिएशन आए, डिफरेंस आए, तो फिर आप कह सकते हैं कि मेरा जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू साबित नहीं हो सका। तो इसका मतलब है कि ये तभी पता चलेगा जब आप उसके दोनों के दरमियान में वेरिएशन को चेक करने की कोशिश करेंगे कि मैंने परसीव क्या किया था, सोचा क्या था और आउटपुट क्या निकली है, इनमें फर्क क्या है। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो टूल है, इसमें आप जो उसकी वेरिएशन है उसको बेसिकली गेज करते हैं, चेक करते हैं। द टर्म इज जनरली एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट्स इन विच द डिजाइन इंट्रोड्यूसेस कंडीशंस दैट डायरेक्टली अफेक्ट द वेरिएशन, जिसमें जो डिज़ाइन के अंदर जो भी आप मॉडिफिकेशंस करते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं उसकी जो वेरिएशन है उसको, कि जो भी आपने चीज़ें परसीव की हैं, अगर आप उसमें कोई भी चेंज लाने की कोशिश करें तो फिर वो चेंज जो है वो किस हद तक इम्पेक्ट करती है आपके डिज़ाइन को। दूसरी टेक्निक रिस्क असेसमेंट, इट कैन इंश्योर दैट it can ensure and even increase product quality, avoid logistic bottlenecks, increase facility production capacity, increase facility production capacity risk, save finance, avoid rework of the facility to fix problems and avoid project delays। risk assessment जो है वो एक बड़ी ही रिनाउंड टेक्निक है क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंसेज में ही नहीं, तमाम जो फील्ड्स हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्ट्स बन रही हों या सर्विसेज डिलीवर हो रही हों, तमाम में रिस्क असेसमेंट की जाती है। और रिस्क असेसमेंट जो है वो एक ऐसा टूल है जो कि आमतौर पे काम को स्टार्ट करने से पहले किया जाता है।
जो ट्रेडिशन है, जो बेटर वे है, वो ये है कि आप एग्जीक्यूशन से पहले रिस्क असेसमेंट करें। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो भी लीडर है किसी भी टास्क का, एक्टिविटी या प्रोसेस का, वो पहले से ही थोड़ा सा एनालाइज करके चीज़ों को ये देखता है कि क्या आने वाले दिनों में हमें कोई इशू दरपेश तो नहीं होगा, अगर होगा तो वो किस लेवल का हो सकता है। आपको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक टीम को लीड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंडर जो है वो एक टीम होगी, पर्सनल्स होंगे, एक्सपर्ट्स की टीम हो सकती है। इसके अलावा बजट जो है वो उसके डिस्पोजल पे होगा कि इतना बजट आपके पास है, इसमें आपने एग्जीक्यूट करना है। टाइम फ्रेम उसके पास होगा, रिसोर्सेज होंगे, मिसाल के तौर पे कुछ गाड़ियां, लैपटॉप्स या इस तरह की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो है उसके कंट्रोल में होंगी। जब ये एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस, तो ये तमाम जो जिन रिसोर्सेज का मैंने जिक्र किया ये तमाम यूटिलाइज होंगे। जब यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। वो प्रॉब्लम किस नेचर की हो सकती है? मिसाल के तौर पर बजट जो है, वो बजट सबसे सिंपलेस्ट जो रिस्क है वो ये है कि बजट शॉर्ट हो सकता है, थोड़ा हो जाए। एंड पॉसिबल है कि जो आपने प्लान किया था, मिसाल के तौर पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो 3 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन रेट है या महंगाई वो बढ़ जाए अचानक कोई किसी इश्यू की वजह से, या जो फॉर एग्जांपल आपको जो मटेरियल चाहिए मार्केट से वो शॉर्ट हो जाए या महंगा हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो फिर आपको एंड पॉसिबल है जो पैसों की शॉर्टेज या फंड्स की वो उसका सामना करना पड़े। तो ये एक रिस्क है। तो इसको आप पहले से ही ज़हन में रखेंगे कि आने वाले दिनों में कहीं बजट की शॉर्टेज तो नहीं हो सकती हमें। अगर हो सकती है तो फिर हम उसको कैसे टैकल करेंगे, क्या उसका हल करें। उसका एक हल तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जब प्लान करते हैं उस वक्त कर लेते हैं कि वो फॉर एग्जांपल उनको पता है कि हर साल महंगाई बढ़ती है, तो मिसाल के तौर पे 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो पहले साल का बजट फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपया है तो नेक्स्ट साल का बजट जो है 1,10,000 रखेंगे, 10% इन्फ्लेशन रेट जो है उसमें ऐड करेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि एक रिस्क उनके सामने आया कि बजट की शॉर्टेज हो सकती है, उसके लिए उन्होंने पहले से ही मेजर्स ले लिए कि हम पहले से ही दूसरे साल के लिए 10% एक्स्ट्रा बजट ले लेते हैं, अगर महंगाई हो गई तो हम इसके में कवर कर लेंगे। ये बजट की एक एग्जांपल थी। इसी तरीके से एम्प्लॉयज का मसला हो सकता है, एक टीम आपके साथ काम कर रही है फॉर एग्जांपल 8-10 बंदों की, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें से अचानक कोई छोड़ के जा सकता है या लीव पे जा सकता है, किसी के साथ मिसहैप हो सकती है, कोई इनमें से जो ह्यूमंस हैं उनके साथ कोई भी सिचुएशन दरपेश हो सकती है उनको। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप अपने टास्क को कैसे टाइमली कंप्लीट करेंगे। 5 बंदे थे, उनमें से 2 छोड़ के चले जाएं या 2 लीव पे चले जाएं या किसी भी इशू की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो फिर 3 बंदों की मदद से आपने कैसे काम करना है। या क्या उनको एक्स्ट्रा टास्क असाइन करेंगे या उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करके ओवर टाइम लगवाएंगे, नए बंदे फौरी तौर पर हायर करेंगे, क्या आपने उसके लिए परफॉर्म करना है, ये उसका सोल्यूशन करना है, ये आप पहले से सोच के रखेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये अभी हमने जिक्र किया कि ये जो अभी फॉर एग्जांपल इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, इन इस तरह के जो मेजर्स हैं, इकदाम हैं, उनसे आपके जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस आप दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा जितने भी इश्यूज दौरान लॉजिस्टिक के रेलिवेंट जो बॉटलनेक्स हैं या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो नकलो हमल फॉर एग्जांपल, इसका मतलब आपने मटेरियल या कोई इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या मंगवाना है या भेजना है, इस तरह की कोई भी अगर इशू उसमें इन्वॉल्व है तो उसके दौरान कोई भी इशू होगा तो वो उस मिनिमाइज हो जाएगा। जो मिसाल के तौर पे आपके जो बजट है या फाइनेंसिंग के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। चेंजिंग का जो एस्पेक्ट एक होता है कि आपको समटाइम सही तरीके से आप चीज़ों को समझते नहीं, एनालाइज नहीं करते और एक काम करते हैं जो कि गलत हो जाता है, आपको दोबारा रीवर्क पे आना पड़ता है, दोबारा उसको मॉडिफाई करके फिर करना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी इश्यूज हैं वो तमाम के तमाम मिनिमाइज हो जाते हैं। बिल्कुल रिड्यूस खत्म ना भी हो तो कम से कम उनकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस जरूर हो जाती है। तीसरी टेक्निक प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, PAT, a system for designing, analyzing and controlling manufacturing through timely measurements। ये इसका जो थीम है कि आप जो भी उसका डिज़ाइन है, जो भी सिस्टम का, जब वो फॉर एग्जांपल डिज़ाइन हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चर यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उसके दौरान आप डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के लिए मिसाल के तौर पे वीकली, मंथली या जो भी आप ईयरली बेसिस पे आप चीज़ों को मेजर करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब वो बन रही हो या एग्जीक्यूट हो रही हो। of critical quality and performance attributes of raw and in process materials and processes with the goal of ensuring final product quality।
जिसका अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वालिटी को इंश्योर करना है कि आप पैड टेक्नोलॉजी आपको सजेस्ट करती है प्रोसेस एनालिटिकल, जैसे इसका नाम से जाहिर है कि आप जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको एनालाइज करते हैं, उसकी एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, उसके लिए एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं वो डिवाइस करते हैं, और वो जो एनालिसिस करने का जो प्रोसेस है वो डेफिनेटली आप सारा दिन नहीं करते रहेंगे, रोज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई डेडिकेटेड टीम चाहिए हो सकती है, कोई रिसोर्सेज चाहिए हो सकते हैं, टाइम लगेगा, पैसा लग सकता है। तो आप फिर ऐसा काम जो है वो फॉर एग्जांपल इंटरवल बेसिस पे करते हैं। वो इंटरवल्स जो है वो हफ्ते का हो सकता है, महीने का हो सकता है, कि आप हर महीने के लिए एक प्लान बना लें कि हर मंथ की फॉर एग्जांपल हमने जो फर्स्ट मंडे आएगा उस मंडे को हमने एक रिव्यू करना है, या जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद जो भी इश्यूज होंगे उनको हम कंट्रोल करेंगे या रिड्यूस करेंगे या ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ये तीसरी टेक्निक थी जी। 3 टेक्निक्स हो गई क्वालिटी बाय डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। अब मसला ये है कि ये काम जो है ये आसान नहीं है, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। क्वालिटी बाय डिज़ाइन या डिज़ाइन की जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करना, इम्प्लीमेंट करना, किसी मॉडल को फॉलो करना या मॉडल के मुताबिक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, ये जो है वो आसान नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश होंगे। बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर, कल को आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट को, किसी टास्क या एक्टिविटी को लीड करते हैं तो आपको इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों के बारे में तो फिर आपके लिए उस मरहले पे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना कदर आसान हो जाएगा। वो इश्यूज किस तरह के हो सकते हैं? सबसे पहले कल्चरल इश्यूज, मूव फ्रॉम प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच, मोर शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक एंड रिस्क इंफॉर्मेशन। मसला यह है कि जितनी भी रिस्क इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर करेंगे तो ये पॉसिबल है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस इस सेंस में बने कि जो मिसाल के तौर पे जो आपके ऊपर जो आपकी हायर अथॉरिटीज बैठी हैं वो उसको किसी और एंगल से देख सकती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आप पहले से मेंशन करें कि जनाब हमने रिस्क एनालिसिस किया है और उसके नतीजे में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, मिसाल के तौर पे नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है, तो हमें आप ऐसा करें कि बजट जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए इंक्रीज कर दें। अब ये जो चीज़ है ये जस्टिफाई करनी पड़ेगी फिर आपको प्रॉपरली, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो उस बंदे को प्रेफर करेगी जो कम से कम रिसोर्सेज के अंदर उनका टास्क एग्जीक्यूट करके दे। तो अगर ऐसा ही कोई सिचुएशन है तो फिर आपको प्रॉपरली इन चीज़ों का जस्टिफाई करना पड़ेगा और एक अप्रोच से दूसरी अप्रोच में मूव करने के लिए थोड़ा आपको जो है ना वो चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक सिंपल एक प्रोसेस चल रहा है जिसके तहत कुछ चीज प्रोडक्ट बन रही है, आप उसमें क्वालिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए या इन्हेंस करने के लिए उसकी क्वालिटी को प्लान बनाते हैं, तो जो पहले वाला प्रोसेस चल रहा था जो प्रेस्क्रिप्टिव या सिंपल प्रोसेस था उससे हटके नए प्रोसेस पे आपको आने के लिए अपनी जो मैनेजमेंट है उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको इत्मीनान में लेना पड़ेगा और उसके फ़वाइद जो है वो सारे बताने पड़ेंगे, तभी वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट की तरफ आएंगे कि वो क्यों खामखा आपके प्लान के मुताबिक एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करें या टाइम या रिसोर्सेज आपको दें। बिजनेस चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ सकती है कि अगर आपने क्वालिटी बाय डिज़ाइन इंप्लीमेंट करने के लिए कोई टूल्स को, मेथड या मॉडल को अप्लाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो फिर आपको पूरी कहानी उनको सुनानी पड़ेगी, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। मैनेजमेंट सपोर्ट जो है वो हासिल करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आप उनको कन्विंस कर पाएंगे तो मैनेजमेंट आपके साथ आएगी। बजटिंग सिलोज अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स, इसके अलावा जो जैसे भी मैंने जिक्र किया कि बजटिंग का इशू आ सकता है कि बजट पहले जो है वो कम खर्च हो रहा था, लेकिन अगर आप और मेजर्स लेना चाहते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर, तो फिर आपको बजट जो है वो और ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हो सकते हैं, कोलैबोरेशन बिटवीन फंक्शंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या जो ग्रुप्स हैं या जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनकी या डिफरेंट टीम्स हैं उनके दरमियान में कोलैबोरेशन जो है वो एक बड़ा इशू होगा, क्योंकि जब आप क्वालिटी को एनहांस करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोलैबोरेटिव वर्क जो है वो बहुत रोल प्ले करता है, एक टीम वर्क की सूरत में जो काम है। अब आप उनको कन्विंस करेंगे उनकी कोलैबोरेशन के लिए कि आप मिलकर काम करें। एक्सपीरियंस विद न्यू कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेटली आपको नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका ख्याल है कि क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, तो ये आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं।
और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये खुदा ना खास्ता फेल भी हो सकता है या इसके नतीजे जो हैं वो इवन उलट भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे बैठाए कोई चैलेंज जो है या अपने लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी परफॉर्मेंस जो इंक्रीज हो। और डेफिनेटली जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आप तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। वर्कलोड एंड रिसोर्स लिमिटेशंस, समटाइम क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको वर्कलोड को इंक्रीज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जहाँ पे 8 घंटे काम हो रहा है तो हो सकता है आप कहें जी 8 घंटे तो आप काम करेंगे, तो उसके बाद 1 घंटा हम इसको रिव्यू करेंगे, मीटिंग किया करेंगे और तमाम चीज़ों को एनालाइज करके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके तो फिर घर जाया करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपने क्वालिटी को एनहांस करने के लिए 1 घंटा उनकी जो टाइमिंग है, जो वर्क आवर्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये एक इशू है। एंड रिसोर्स लिमिटेशन, और डेफिनेटली आपको पता है कि अगर आपने कोई प्रोसेस मॉडल को नए सिरे से फॉलो करना है तो उसके लिए हो सकता है आपको नए रिसोर्सेज चाहिए हों और वो अवेलेबल ना हो। अगर ऐसा मसला है तो फिर भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये एक चैलेंज है जो कि दरपेश हो सकता है आपको। तो जी आज का लेक्चर क्वालिटी बाय डिज़ाइन के कम्युनिकेशन मॉडल या उसके मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया है कि एक मॉडल जो है कैसे 3 स्टेप से गुजर के काम करता है, और वो जो तीनों स्टेप्स हैं उनका जिक्र हमने अभी पहली स्लाइड में किया। अंडरस्टैंड वेरिएबिलिटी, जो भी वेरिएशन आ सकती है, चेंज आ सकती है डिज़ाइन में और प्लान में यानी कि एग्जीक्यूशन में, उनको अंडरस्टैंड करना, उसको कंट्रोल करना या फिक्स करना और फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यूस बेसिस पे करना ताकि इम्प्रूवमेंट का काम जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आए। इसके बाद हमने 3 टेक्निक्स को देखा है या 3 टूल्स को देखा है जो कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से इम्प्लीमेंट होती हैं मार्केट के अंदर। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट DOE या DOX, रिस्क असेसमेंट और प्रोसेस एनालिटिकल अप्रोच या प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी पैक्ट। इसके बाद हमने लास्ट पे उन चंद पिटफॉल्स का या मिसकंसेप्शंस का या चैलेंजेस का जिक्र किया है, जिनकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज आपके सामने हैं, जो कि चैलेंजेस आपको क्वालिटी बाय डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से दरपेश हो सकते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कोशिश की है कि आसान जो डिस्कशन है उसके मोड में चीज़ों को समझा जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू है तो हम व्हाट्सएप के सेशन में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।